Okay, so in the last session, we had completed this one, how to fetch data from the collections. Now let's say brands related values. So what I need to do is, I need to have brands. Assume that we'll be having lots of brands. बहुत सारे brands हम लोग अलग अलग API से कॉल करेंगे फ्यूचर, ठीक है. So हमारे पास एक वेरिएबल है. As you know कि वेरिएबल आप बॉटम में डिक्लेयर भी कर सकते हो और वहां पे आप अबाउट यूज भी कर सकते हो. दिस प्रोसीजर इट इज कॉल्ड एज होस्टिंग, बराबर है. तो ऐसे हम लोग कवर अप कर सकते हैं. सो वेरिएबल ब्रांड, सो एक ब्रांड 1 है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज है ब्रांड्स के नाम, ठीक है. सो अज्यूम करो कि ब्रांड 1 वेरिएबल में यू हैव डेटा फ्रॉम वन ऑफ द एपीआई. तो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से डेटा आ रहा है, एक एपीआई से डेटा आ रहा है. वन मोर, हमारे पास एक और एक वेरिएबल है ब्रांड 2. रन टाइम पे ये वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं. सो ब्रांड 2 में आपके पास और कोई ब्रांड्स के अलग अलग नाम है, ठीक है. सो ब्रांड 2 में हमारे पास एक और एक वेरिएबल है. लेट्स से वन मोर एपीआई से डेटा आने वाला है इन फ्यूचर, दैट इज ब्रांड 3. और यहाँ पे हमारे पास और एक वैल्यू है, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, ये सभी ब्रांड के वैल्यूज को क्लब कर देना. ये ऑल ब्रांड्स के वैल्यूज को क्या करना है, क्लब करना है एक सिंगल एरे के अंदर. तो आपके पास एक ऑप्शन है, आई विल से ब्रांड्स इक्वल टू, ये हमारा एम्प्टी एरे है. लेट्स प्रिंट एम्प्टी एरे फर्स्ट. सो अजम्पशन ऐसा है कि यू हैव 3 डिफरेंट ब्रांड्स फ्रॉम 3 डिफरेंट एपीआईज. तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, सो यू हैव दिस वैल्यूज. अब राइट नाउ ब्रांड में एम्प्टी एरे है. सो हमें क्या करना है, ये एम्प्टी एरे के अंदर आपको ये बाकी के ब्रांड्स के डेटा क्या करना है, पास करना. तो आप एरेज का बिल्ट इन फंक्शन तो यूज कर ही सकते हो और उसका नाम जो है, उसका नाम है कॉन्केट. कॉन्केट के थ्रू आप सभी एरेज को यहाँ पे मर्ज कर सकते हो. बट हम लोग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे एरे के वैल्यूज को क्या करो, स्प्रेड करो. दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेड ऑपरेटर. तो कैसे स्प्रेड करना है, ये इसका सिंबल है, ट्रिपल डॉट. सो आफ्टर ट्रिपल डॉट लेट्स पास ब्रांड 1. तो अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज नहीं करोगे तो एरे जो आपका ब्रांड्स है वो एरे के अंदर एक और एक एरे स्टोर होगा. मतलब एरे के अंदर आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगे, वो एरे स्टोर होगा. हमें ऐसा नहीं, हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए. तो आई विल से आई डोंट वांट टू स्टोर एन एरे, आई वांट टू जस्ट स्प्रेड द वैल्यूज व्हिच इज प्रेजेंट इन एरे ब्रांड 1 और सी द बिहेवियर. कैसा हो गया, आगे डायरेक्ट डेटा यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग योर वैल्यूज ऑफ वन एरे इनटू अनदर एरे. तो स्प्रेड ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज कर लिया. तो सेम ब्रांड 2 और वन मोर ब्रांड 3. तो हमने ब्रांड 1, 2 और 3 को ये पर्टिकुलर ब्रांड्स नाम के एरे में यहाँ पे जाके क्या किया, स्प्रेड, ठीक है. अब ऐसा हो सकता है कि मे बी कोई एपीआई में डेटा जो है वो डुप्लीकेट होना के चांसेस है, ऐसा हो सकता है. तो ब्रांड 1 और ब्रांड 2 में कॉमन डेटा है जो डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है. तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, स्क्रीन पे वो ब्रांड मल्टीपल टाइम आएगा, सेम ब्रांड आपका 2 बार डिस्प्ले होगा. तो अगर हमें इसको यूनिक करना है, एरे में जो वैल्यूज है उसको क्या करना है, हमें यूनिक करना है. तो हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का, और वो कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं यहाँ पे सेट. सेट का रूल है कि सेट में अगर आप कोई वैल्यू पास करोगे तो वो यूनिक होता है. सेट के वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ठीक है. सो आई विल से वेरिएबल, ओके, ब्रांड्स ऑफ सेट, और यहाँ पे इसको डिस्प्ले डिक्लेयर कैसे करते हैं, न्यू सेट. और ये सेट के अंदर अब ब्रांड्स को यहाँ पे जाके क्या करो, पास करो. एंड लेट्स प्रिंट योर वैल्यूज. सो सेट जो है वो लॉजिकली एरे जैसा ही है. द ओनली डिफरेंस यू कैन से कि यू कैन हैव ओनली यूनिक वैल्यूज इन दिस केस. सी, तो ये जो वैल्यूज है वो कितनी बार आएगा आपका, यहाँ पे एक बार आएगा. सो दिस इज हाउ वर्क सेट. सो इन केस इफ यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ डेटा फ्रॉम एपीआईज, इफ यू हैव मेनी डेटा एंड इफ यू वांट टू मर्ज ऑल डेटा, तो आप इसको स्प्रेड ऑपरेटर से क्या करो, डंप करो. एंड सेकेंड वन, इन केस इफ यू डोंट वांट टू रिपीट दिस डेटा, तो आप वो एरेज को कन्वर्ट कर दो सेट के अंदर, ठीक है. तो दैट वाज द फॉर्मूला. नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमारे पास ये डेटा आ चुका है. अब इसको हमें फॉर इन लूप से परफॉर्म करना है. लेट्स परफॉर्म थ्रू फॉर इन लूप. सो फॉर इन लूप का डेफिनेशन कैसा है, इफ यू वांट टू सी, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो. फॉर इन लूप,
और MDN से देखोगे तो और बेटर है दिस वन. So how to declare your for in loop? So for in loop statements it iterates, okay, iterables, जो भी iterate हो सकता है वो. तो for in loop में आपको याद रखना है कि for in loop से आप arrays और as well as custom objects दोनों को iterate कर सकते. For of loop से you can iterate only arrays. ठीक है, ये याद रखना है. For in loop में कैसा होगा? There is a keyword in. राइट हैंड साइड में आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो और एरेज भी पास कर सकते हो. और यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेगा ना वो वैल्यूज आपके कीज होंगे. यहाँ फॉर इन लूप ऑलवेज आपका इंडेक्स नंबर निकाल के देता है. फॉर इन लूप में वैल्यूज नहीं मिलता है. ठीक है, सो लेट्स से फॉर इन लूप तो थोड़ा बेटर वे से लिखेंगे. अब ये जो सेट है तो सेट का हमें देखना है कि सेट में टोटल नंबर ऑफ काउंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. साइज से करते हैं. अगर एरे होगा तो टोटल नंबर ऑफ काउंट कैसे चेक करते हैं. लेंथ से करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ, थोड़ा बेटर वे ऑफ राइटिंग है. सो ब्रांड्स ऑफ सेट, इसके जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है साइज, इन केस इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो ही आप फॉर इन लूप क्या करोगे, परफॉर्म. अगर 0 है तो उसमें कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. सो फॉर लूप का नाम क्या लिखना है, इन. इन में राइट हैंड साइड में आप क्या पास करोगे, यहाँ पे आपका सेट का नाम, और लेफ्ट हैंड साइड में आप एक वेरिएबल बना लोगे. आई विल से ब्रांड, जनरली आईडी मिलने वाला है तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर के लिए वेरिएबल आई बनाए. एंड लेट्स प्रिंट वेरिएबल आई. अब देखते हैं वेरिएबल आई इज इट अलाउड, देखते हैं प्रोसेस करके. सो राइट नाउ ब्रांड सेट, ओके, इसको कंसोल में प्रिंट करके देख लेते हैं इसके साइज का जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे. सो लेट्स प्रिंट ब्रांड सेट डॉट साइज. यस, ये काउंट कितना है आपका, 4 है, विच इज ग्रेटर देन 0. ओके, नाउ वी आर हैविंग ब्रांड सेट एंड दिस इज व्हाट वी हैव. इसको मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ. लेट मी सी. ओके, बट दैट इज नॉट इटरेबल. ये सेट हमारा इटरेट नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी. लेट्स सी सेट इटरेबल है कि नहीं. सो कैन वी हैव सेट इटरेबल थ्रू फॉर इन. और वो भी जावास्क्रिप्ट से एक बार चेक कर लेते हैं. सो सेट हम लोग इटरेट कर सकते हैं क्या जावास्क्रिप्ट में थ्रू फॉर इन लूप. तो अगर वो नहीं है तो देन वी नीड टू गो फॉर एनी अदर फंक्शनैलिटीज. ओके, सो सेट हमने क्रिएट किया एंड दिस इज योर सिंपल फॉर लूप. लेट्स यूज फॉर ईच फंक्शन दैट इज अलाउड, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे. ऑफ लूप से प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे. लेट मी ट्राई विद ऑफ लूप, ऑफ कीवर्ड. सेट इटरेट हो सकता है कहीं. यस, ये देखो आ गया. सो ऑफ लूप से आपके फॉर ऑफ लूप से सेट इटरेट हो रहा है, बट फॉर इन लूप से जो है वो आपका सेट इटरेट नहीं होता. ठीक है, एरेज इटरेट हो सकता है. तो एक काम करते हैं, इसके लिए भी फिलहाल के लिए फॉर कौन सा लेते हैं, ऑफ लूप ले लेते हैं. ठीक, आगे आपका डेटा. अब ये केस में जो डेटा आ रहा है, हमने यहाँ पे कीवर्ड कौन सा यूज किया है, वेर कीवर्ड यूज किया. तो वेर कीवर्ड का स्कोप जो है ना वो ब्लॉक स्कोप में काउंट नहीं होता है. फॉर लूप एक आपका ब्लॉक स्कोप है. अगर आप यहाँ पे कंसोल करोगे, आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप अगर आपने यहाँ पे पास किया वेरिएबल आई, इंस्टेड ऑफ आई आई विल से वैल्यू. लेट मी पास वैल्यू इन दिस केस और देखते हैं इसका रिजल्ट्स. ये देखो आउटसाइड फॉर लूप आपका ये वैल्यू कॉल हो चुका है. सो इट इज बेटर टू रिस्ट्रिक्ट दिस वैल्यू विद इन दिस फॉर ऑफ लूप. तो उसके लिए आप बेटर जो वेरिएबल यूज करोगे वो वैर यूज नहीं करोगे. कौन सा यूज करोगे, लेट कीवर्ड यूज करोगे. बिकॉज लेट कीवर्ड से जो आप वेरिएबल एक्सेस करते हो वो स्कोप में लिमिटेड है. ठीक है, तो अब इसमें आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट ब्लॉक स्कोप सेज. यू कैन यूज योर वेरिएबल विद कीवर्ड लेट इंस्टेड ऑफ वैर कीवर्ड. अब डेटा आ गया, तो डेटा आने के बाद हमें क्या करना है, हमारे रन टाइम पे अनऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर करना है, वो सब चीज कवर अप करेंगे. सो जैसे हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर किया था वैसे वी नीड टू हैव अनऑर्डर लिस्ट फॉर ब्रांड. ब्रांड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे. नाउ लेट्स हैव लिस्ट, कंटिन्यूअस लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. सो जैसे हमने कैटेगरीज में लिस्ट प्रिपेयर किया था लाइक दिस, और ये लिस्ट में हमने कंटेंट पास किया था, और ये लिस्ट को हमने HTML UL टैग में डंप किया था. ये सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है. सो आई जस्ट नीड टू से वेरिएबल लिस्ट टैग.
ओके, वेरिएबल लिस्ट टैग, एंड दैट इज इक्वल टू डोम स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नेम है डॉक्यूमेंट, और रन टाइम पे नोड क्रिएट करना है तो एलिमेंट, और जो एलिमेंट क्रिएट करना है वो है लिस्ट टैग क्रिएट। सो लेट्स सी वेदर ये लिस्ट टैग क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, सो चेक करते हैं, HTML टैग्स आपका क्रिएट हो गया। यस, ये एम्प्टी एलिमेंट्स है, इसमें वैल्यू डंप कर देंगे। तो अगर आपको देखना है कि ये एम्प्टी एलिमेंट है कि नहीं, तो लिस्ट ओपन करो, और लिस्ट के अंदर आप उसके इनर HTML और इनर टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। ये एम्प्टी है, इसके अंदर डेटा डंप करना है। सो लिस्ट टैग के अंदर यहाँ पे डॉट, बेटर है आप क्या यूज करो, इनर HTML, क्योंकि इसमें HTML टैग्स आप यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूजिंग बैकटिक्स आप सब फॉर्मूला प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, सो बोल्ड टैग में आई जस्ट नीड टू पास इंटरपोलेशन टेक्निक के थ्रू। ओके, सो लेट्स हैव लिस्ट टैग। अब आपका लिस्ट टैग में कंटेंट आ गया रहेगा। ये देखो, अभी जो पहले एम्प्टी था इनर HTML, नाउ यू डोंट हैव इनर HTML एम्प्टी, इट्स योर वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पे आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको क्या पास करना था, सॉरी लिस्ट टैग नहीं, क्या पास करेंगे हम लोग यहाँ पे, वैल्यू पास। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पास हुआ है कि नहीं यहाँ पे। यस, सो दिस इज डन। अब ये डेटा आपको ब्रांड्स में अनऑर्डर लिस्ट में जाके शो करना है। सो अनऑर्डर लिस्ट आपका एक UL टैग है जो डोम स्ट्रक्चर्स के लिए वो ऑब्जेक्ट है, और जो लिस्ट टैग है वो भी एक डोम स्ट्रक्चर्स में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट से क्लास को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर के बदले गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज करेंगे। सो लेट मी हैव अनदर मेथड ऑफ डोम सिलेक्टर। सो डॉक्यूमेंट और मेथड का नाम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब क्वेरी सिलेक्टर में तो एलिमेंट सिलेक्ट हो जाता है, बट आप क्वेरी सिलेक्टर में अगर आप ये लिखोगे UL टैग, तो एक ही UL टैग है आपके HTML में। यहाँ पे देखो, ये ओनली वन अनऑर्डर लिस्ट। तो जब आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखते हो और आपका क्लास का नाम पास करोगे, तो ये UL टैग सिलेक्ट हो चुका है, बट इस कौन से इंडेक्स नंबर पे, 0 इंडेक्स नंबर। तो ये मैसेज, ये मेथड क्या करता है, ये मल्टीपल क्लासेस को सिलेक्ट कर सकता है, एंड सिंस वी हैव ओनली वन क्लास ऑन पेज, तो इसका इंडेक्स नंबर उसने क्या दिया है, 0 कंसिडर करके दिया हुआ है। सो क्वेरी सिलेक्टर में इंडेक्स नंबर नहीं मिलता, बिकॉज क्वेरी सिलेक्टर मल्टीपल क्लास होगा तो फर्स्ट वाले क्लास को ही सिलेक्ट करता है। बट सिंस यू हैव ओनली, अगर समझो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल होता है UL लाइक दिस, सो 2 UL टैग होगा अगर, तो आप यहाँ पे देखना इट्स अ कलेक्शन। सो ये आपका 0th पोजीशन पे UL टैग है और ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे UL। सो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास जो है वो दोनों UL को सिलेक्ट करेगा जिसमें दोनों का क्लास का नाम क्या है, सेम। बट सिंस वी हैव ओनली वन अनऑर्डर लिस्ट टैग, तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या रहेगा, आपका 0 है। ठीक है, तो ये एंगल से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये भी एक क्वेरी सिलेक्टर का मेथड है फॉर योर रेफरेंस, जो क्वेरी सिलेक्टर मेथड्स कहते हैं डोम स्ट्रक्चर्स में। तो दिस इज आल्सो डोम क्वेरी सिलेक्टर मेथड। तो ये मेथड को यूज करेंगे, और जैसे हमने प्रीवियस केस में अपेंड यूज किया था, क्योंकि इसमें इनर HTML अलाउड नहीं है, इन सेम में हम लोग यहाँ पे इसको अपेंड करेंगे। सो इसके इंडेक्स नंबर क्या सिलेक्ट करेंगे, 0, और 0 में इंडेक्स नंबर 0 मतलब फर्स्ट UL टैग में लेट्स अपेंड लिस्ट टैग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट रेडी टू गो। ये ब्रांड्स हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे शो होगा, और ये ब्रांड्स जो है वो स्मॉल केस में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो स्ट्रिंग का ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज करेंगे। तो लिस्ट टैग जो आप अपेंड कर रहे हो उसको टू अपर केस नाम का इसका बिल्ट इन फंक्शन है, टू अपर केस। हाँ, लेकिन टू अपर केस यहाँ पे नहीं आएगा। टू अपर केस आपके जो कैरेक्टर्स है, वैल्यू, उसको देना पड़ेगा। टू, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, टू अपर केस। सो नाउ यू मे सी योर रिजल्ट्स आर प्रेजेंट इन अपर केस। तो जो स्ट्रिंग है, आपके वैल्यूज है, उसको आप अपर केस में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमें अपर केस वाला यहाँ पे भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है कैटेगरी नेम के टाइम पे। तो जो भी हमारा कैटेगरी नेम बोल्ड टैग में पास किया था, इसको भी हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगे, तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे होगा। अज्यूम करो देयर इज अ कलेक्शन, एक बड़ा सा कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब एरे। तो अज्यूम करते हैं एक प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन है लाइक दिस। ओके, और ये कलेक्शन में हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो एवरी प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो हमारे केस में ये जो पहला वाला बॉक्स है,
हमारे केस में जो पहला वाला बॉक्स है दैट इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। इन सेम वे दूसरा वाला बॉक्स है ये अनदर प्रोडक्ट हो गया, फिर तीसरा वाला प्रोडक्ट है वो अनदर बॉक्स हो गया। तो ये हमारे जो बॉक्सेस है वो लॉजिकली क्या होंगे, ये केस में हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज है, ये ऐसे कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे क्या होगा, डंप होते जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज योर आउटर कलेक्शन जिसको एरे कहेंगे, और एवरी ऑब्जेक्ट इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इट इज एक्टिंग एज ए प्रोडक्ट यहाँ। तो इसको हम लोग ऐसे सिनेरियो में डंप करें। सो लेट्स हैव प्रोडक्ट कलेक्शन, अब प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन मोर वेरिएबल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, इसके लिए कलेक्शन। 4-5 प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो यहाँ पे पास कर सकते हैं। सो एरेस के अंदर क्या बनाते रहेंगे, पहले एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स बना देंगे लाइक दिस, और देखना है कि आपके एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी टू गो है। सो लेट्स प्रिंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड सी द बिहेवियर। ये आ गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स। एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या चाहिए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स में मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए, ठीक है। सो आई विल से प्रोडक्ट टाइटल इज प्रोडक्ट 1। So now this is your custom object. This object has key and corresponding value. Key के लिए डबल कोट्स कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आपके वैल्यू में स्ट्रिंग है इट हैज टू बी इन कोट्स, डबल सिंगल बैकटिक्स कोई भी चल, ठीक है। तो हमारे पास टाइटल हो गया, लेट्स से टाइटल विजिबल है यहाँ पे टाइटल आ गया। फिर इसके साथ मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्राइस चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पे, सिंपल सा प्राइस चाहिए। सो प्राइस इक्वल टू लेट्स से 2000। फिर मुझे यहाँ पे डिस्काउंट भी चाहिए, तो इसका डिस्काउंट हमने 10 लॉजिकली परसेंटेज में रखा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसके लिए कैटेगरी का नाम भी लिख देते हैं। अभी हमारे पास कैटेगरी का नाम क्या है, स्क्रीन पे यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा कैटेगरी का नाम, तो अज्यूम करो ये प्रोडक्ट मेंस कैटेगरी को बिलोंग, ठीक है। सो टाइटल हो गया, प्राइस, डिस्काउंट, कैटेगरी, और मुझे यहाँ पे इमेजेस भी चाहिए, ठीक है। अब इमेजेस मुझे कुछ फोल्डर से कैप्चर करना होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर से इमेजेस को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर्स है, उसमें मुझे इमेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी, सो लेआउट में हमारे पास इमेजेस होंगे यहाँ पे, ठीक है, इमेजेस है। सो आई एम हैविंग टोटल 6 प्रोडक्ट्स। ये 6 प्रोडक्ट्स को मैं इमेजेस की तरह यूज करूँ। सो लेट मी गो टू आवर फोल्डर स्ट्रक्चर। तो ये आप कोई भी कहाँ से भी इमेजेस एक्सेस कर सकते हो। वी हैव टू बी इन प्रोजेक्ट फोल्डर, और प्रोजेक्ट फोल्डर में हमारे पास है 6 इमेजेस, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस वन। तो प्रोडक्ट 1.jpg, अब हमारा एक प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। लेट मी हैव टोटल 6 प्रोडक्ट्स, ओके। सो 6 प्रोडक्ट्स आ गए, और ये हम लोग यहाँ से रिमूव कर, तो डिफरेंट नाम पास कर देते हैं, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। लेट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर एवरी प्रोडक्ट लाइक दिस। फिर हर एक प्रोडक्ट का चाहे तो आप अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। अज्यूम करते हैं पहले 2 प्रोडक्ट मेंस के हैं, सेकंड 2 प्रोडक्ट विमेन के हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं विमेन, ओके। जस्ट यहाँ पे पास करना है। फिर थर्ड प्रोडक्ट जो है, थर्ड जो कैटेगरी है वो उसको बिलोंग करेगा 5th प्रोडक्ट यहाँ पे, दिस वन। या तो आप यहाँ से देख सकते हो कैटेगरी के नाम क्या है, बराबर। और लास्ट प्रोडक्ट एक एक्सेसरीज को देते हैं, मतलब फिल्टर भी करना है आगे जाके, ये जब मेंस पे क्लिक करें तो मेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन पे दिखना चाहिए, फिल्ट्रेशन पार्ट भी रहेगा। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या करोगे, यहाँ पे जाके इमेज का नाम सेट करोगे, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आपका पूरा रेडी टू गो है। अब इसको इटरेट करना होगा, तो फॉर ऑफ लूप तो यूज कर लिया हमने 2 बार, अभी फॉर ईच लूप यूज करेंगे ये केस, ठीक है, जो एरेस का स्पेशल लूप। जो प्रोडक्ट्स आर रेडी, एरेस के अंदर एक स्पेशल फंक्शनलिटी है, और वो फंक्शनलिटी का नाम क्या है, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप में हमें कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा विच इज कॉल्ड एज कॉल बैक, और एक कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास फंक्शन। 2 चीज साथ में सीखने मिलेगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है उसका आपको डेफिनेशन पढ़ना होगा, और कॉल बैक क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास फंक्शन डेफिनेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो यहाँ से मुझे एक पार्ट अंडरस्टैंड करना, ओके। सो इफ यू आर पासिंग अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, अभी देखो यहाँ पे एक से हेलो नाम का फंक्शन है, और से हेलो नाम का फंक्शन इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट बना के एक ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को पास किया है। तो ग्रीटिंग आउटर फंक्शन हो गया, और से हेलो कौन सा वाला फंक्शन हो गया, आपका इनर फंक्शन हो गया। तो अगर आप कोई फंक्शन आउटर फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट आप कोई भी टाइप का फंक्शन पास करते हो, वो एरो फंक्शन हो या फिर आपका एनोनिमस या नॉर्मल फंक्शन,
तो ये जो ये फंक्शन है ये आपका फर्स्ट क्लास फंक्शन का रोल प्ले करता है। तो ये जो है ये फंक्शन जो है फर्स्ट क्लास फंक्शन है। तो ये जो आउटर फंक्शन है ग्रीटिंग, वी आर पासिंग से हेलो टू अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट ग्रीटिंग, दिस एक्सप्लेन हाउ वी आर ट्रीटिंग फंक्शन एज अ वैल्यू। तो कोई भी फंक्शन को एज अ वैल्यू के हिसाब से पास किया जाता है तो वो फर्स्ट क्लास फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट्स में फॉर ईच लूप यूज करना है। तो पहले मुझे एरेज में टोटल नंबर ऑफ लेंथ कैप्चर करना है कि अगर एरेज का लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो प्रोडक्ट्स में सबसे पहले लूप कौन सा यूज करेंगे, फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर मैं एक क्या करता हूँ, एक फंक्शन पास कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे एक एनोनिमस या तो एरो कोई भी एक फंक्शन आप पास कर सकते हो ऐसा। अब ये जो आप फंक्शन पास कर रहे हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंटैक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो सिंस यू आर पासिंग एरो फंक्शन, ओके, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट मी राइट इट डाउन। सिंस this arrow function we have passed into for each loop as an argument to for each loop, बराबर है। और you can say arrow function we have passed as a value, hence this arrow function it can be considered as first class function। ठीक है, ये इसका एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन इसमें और एक चीज भी है, एक कॉलबैक भी होता है। द फंक्शन दैट वी पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉलबैक फंक्शन। तो कॉलबैक फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगा। अ कॉलबैक फंक्शन इट्स अ फंक्शन व्हिच इज पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट एंड व्हिच इज देन इन्वोक्ड इनसाइड द आउटर फंक्शन टू कंप्लीट सम काइंड ऑफ एक्शंस। तो हमने क्या किया है, ये कॉलबैक फंक्शन को हमने आउटर फंक्शन में पास किया है। तो ये फर्स्ट क्लास फंक्शन का भी रोल प्ले करता है और वो उसको कॉलबैक भी कह सकते हैं, दोनों उसके डेफिनेशन में आता है। तो ये एंगल में आप चाहे तो आपसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दो यहाँ पे ये कॉलबैक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो ये केस में जो इनर फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है आपके आउटर फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू बन गया, इसके लिए फर्स्ट क्लास फंक्शन है। बट आपने उसको एज अ आर्ग्यूमेंट बना के ये फंक्शन में पास किया है, तो ये फंक्शन जैसे एक्टिवेट होगा ये इनर फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये फंक्शन को आप कॉल बैक भी कह सकते हो। तो फर्स्ट क्लास के 3 अलग अलग डेफिनेशन है, बट कॉल बैक का एक ही डेफिनेशन है, ये वाला। अब हमें कॉल बैक फंक्शन में देखना है कि ये प्रोडक्ट्स कितनी बार कॉल होगा। देखो हमारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो कंसोल में हम लोग क्या करते हैं, एक मैथ लाइब्रेरी ले लेते हैं सबसे पहले। तो मैथ लाइब्रेरी 6 बार दिखना चाहिए ऑन स्क्रीन पे। लेट्स गो टू कोड, ये देखो 6 टाइम्स दिख गया, मतलब आपका कॉल बैक फंक्शन 6 टाइम्स कॉल हो रहा है। जितने ऑब्जेक्ट्स है उतनी बार ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब फॉर ईच में आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले आपके एरेज में देखो एक इंडेक्स नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। हमारे केस में वैल्यू ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं पैरामीटर ए पास करूं तो देखते हैं पैरामीटर ए में क्या मिलेगा। 6 टाइम्स ए में कुछ तो कॉल होने वाला है। लेट्स सी द आंसर, क्या कॉल हुआ, आपके वैल्यूज कॉल हुआ है, दैट इज योर एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका नाम अच्छा देंगे तो इट विल बी मच इजियर फॉर अस। तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं वैल्यू। ठीक है, चलो सेकंड पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे बी, और बी को प्रिंट करते हैं एग्जैक्टली इसके बाजू। तो सेकंड पैरामीटर में क्या मिलता है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ रहा है। सो दैट इज योर लॉजिकली इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे आई पास कर देता हूँ, एक सिंपल सा पैरामीटर का। और इसमें थर्ड पैरामीटर भी होता है, यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं सी। और थर्ड पैरामीटर में देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, सी। सो ये आपका एरे खुद कॉल हो गया। मतलब थर्ड पैरामीटर जो है इसको मैं एक नाम देता हूँ मैं एज अ सेल्फ। सेल्फ मतलब आपका करंट एरे। ठीक है, तो आप इसमें से आपको क्या यूज करना है, फॉर ईच में से वेदर यू वांट टू यूज ऑब्जेक्ट यूज करना है कि आपको इंडेक्स नंबर चाहिए, वो अपने रेफरेंस है। अब समझो ये ऑब्जेक्ट में से अगर आपको प्राइस को एक्सेस करना है, टाइटल को एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर एक्सेस करना है टाइटल से वैल्यू, और वैल्यू में सबसे पहले क्या एक्सेस करेंगे, प्राइस। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ऐसे एक्सेस नहीं करना है, तो आप उसको एज अ कलेक्शन बना के उसके इंडेक्स नंबर वाइज जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं वो टाइप से भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अलाउड। बट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो ऐसे केसेस में अगर एक एक प्रॉपर्टी को आप वैल्यू डॉट ऐसे एक्सेस करते जाओगे सो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कौन से प्रॉपर्टीज है
वैल्यूज के अंदर। सो इफ यू सी हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है इसमें से सब प्रिंट करना है मुझे, कैटेगरी, डिस्काउंट, इमेज, प्राइस और टाइटल। तो ये केस में आप एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यूज करो जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है उसको तोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्ट करना। तो कैसे डिस्ट्रक्ट करते हैं, ये वैल्यू इटसेल्फ इट्स एन ऑब्जेक्ट। वैल्यू क्या है आपका, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट में से मेरे पास जो कीज है मुझे पता है कौन से कीज है यहाँ से, तो मुझे इसमें से कौन से कीज एक्सेस करना है, टाइटल, प्राइस, डिस्काउंट एंड सो ऑन। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का टुकड़ा करेंगे, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट इज वैल्यू आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग टुकड़ा करेंगे यहाँ पे और एक वेरिएबल में जाके स्टोर करेंगे। तो कौन से कीज बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये सब कीज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो ये कीज आप कैसे भी लिख सकते हो, शफल करके भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे प्राइस एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट में से। लेट मी सी प्राइस आपको मिला क्या नहीं। तो आपने ऑब्जेक्ट में से ये जो प्राइस है वो की को यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया एंड व्हेन यू सी ये यहाँ पे आपका प्राइस कॉल हो गया। अब ऑब्जेक्ट में से प्राइस के बाद मुझे यहाँ पे डिस्काउंट भी कॉल करना है, जो चाहिए वो आप इसमें से एक्सेस कर पाओगे। सो लेट्स कॉल डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। तो कॉमा डिस्काउंट, अब देखते हैं, ये देखो ये भी कॉल हो गया। तो इन अ सिमिलर वे आप जितना चाहिए उतना ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस कर सकते हो। सो आई वांट टू प्रिंट कैटेगरी नेम, मुझे इमेज का पाथ भी लगेगा और फाइनली टाइटल भी लगेगा। सो रूल ये है कि जो आपके ये कीज है वही सेम कीज आपको यहाँ पे क्या करना है, एज अ वेरिएबल मैनेज करना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने टाइटल के बदले टाइटल 1 लिख दिया, सो विल इट वर्क और नॉट, दैट वी नीड टू सी कि यहाँ पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब टाइटल 1 नाम का तो कोई की है नहीं, हमने एज अ वेरिएबल तो बना लिया है, तो ये केस में आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे जो भी डेटा पास कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल मैच। अब ये डायरेक्टली वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, मतलब नो नीड टू एक्सेस लाइक दिस ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। आप डायरेक्टली ये वेरिएबल को क्या कर सकते हो, आपके सिनारियोज में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हमें जो डेटा शो करना है बूटस्ट्रैप में ग्रिड कॉन्सेप्ट में H1 टैग के बिलो, सबसे पहले हमें कॉलम बनाना है और हमें जो जनरेट करना है 6 प्रोडक्ट्स के लिए कॉल एक्सेल 3, ये कितनी बार जनरेट करना है, टोटल 6 टाइम्स जनरेट करना है। मतलब पहले 6 डिविजन्स बनाना है, फिर डिवीजन के अंदर इमेज प्रोसेस करना है, इमेज के बाद हमें वहां पे प्राइस दिखाना है, टाइटल दिखाना है, बटन ऐड टू कार्ट करना है, बहुत सारा काम करना है। मतलब ये रन टाइम पे जनरेट होना चाहिए। चलो अभी यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो हमें जो डेटा डंप करना है ये डिवीजन क्लास रो के अंदर डंप करना है। आप चाहे तो इसका एक्स्ट्रा क्लास लिख सकते हो, आई विल से प्रोडक्ट लिस्ट क्लास। जैसे हमने कैटेगरी लिस्ट यूज किया, ब्रांड लिस्ट यूज किया, वैसे ये क्लास का नाम क्या रखा है, प्रोडक्ट लिस्ट का। इसके अंदर अपेंड करते जाना है कंटिन्यूअसली। पहले ड्यू बनाएंगे, सबसे पहले तो एक ड्यू बनाते हैं कॉल एक्सेल 3 क्लास का। अब देखो रन टाइम पे कैसे ड्यू बनेगा आपका। सो वेरिएबल ड्यू टैग दैट इज इक्वल टू, अगेन डोम नोड स्ट्रक्चर में आगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, ड्यू। चलो देखते हैं ड्यू एलिमेंट क्रिएट हुआ क्या। सबसे पहले देखते स्क्रीन पे, ये देखो ड्यू एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब ये ड्यू एम्प्टी है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, ये ड्यू में कोई क्लास नहीं है, कोई आईडी नहीं। अब आप इसमें क्लास कैसे अप्लाई करोगे, तो एवरी HTML टैग इन जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी यू हैव अ स्पेशल डोम प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी का नाम है क्लास नेम। क्लास नेम यूज करेंगे तो और अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पे इसके बाद मैं लिखता हूँ ये जो ड्यू टैग है उसमें हमारा प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे क्लास नेम और बूटस्ट्रैप का क्लास का नाम जो हमें चाहिए दैट इज कॉल एक्सेल 3 और डिवीजन के अंदर जो कंटेंट अलाइन होना चाहिए वो सेंटर में अलाइन होना चाहिए। अब देखते हैं ड्यू बना, ये देखो क्लास आ गया आपके। नेक्स्ट, इसके बाद ये ड्यू में कंटेंट नहीं है, तो ड्यू पहले तो ये 6 डिवीजन को यहाँ पे डिस्प्ले कर देना चाहिए। किसके अंदर डिस्प्ले कर देना चाहिए, ये ऑल 6 डिविजन को आपके जो अभी हमने डिवीजन क्लास रो बनाया है यहाँ पे, बराबर। ये जो डिवीजन क्लास रो बना है इसका क्लास का नाम क्या है आपका, प्रोडक्ट लिस्ट है। तो प्रोडक्ट लिस्ट में जाके अपेंड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वापस से यूज कर सकते हैं, या तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और उसका इंडेक्स नंबर क्या रखेंगे 0, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं, जो चाहिए वो यूज कर लो। इट्स अ डोम मेथड, सिलेक्टर मेथड। सो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास का नाम प्रोडक्ट यहाँ से यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट है और सिंस ये एक ही डिवीजन है तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 और उसमें जाके अपेंड करेंगे हमारे ऑल डिवीजन टैग। ये एम्प्टी टैग है, इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। चलो देखते हैं स्क्रीन पे, ये देखो सब डिवीजन आपका यहाँ पे सेट हो गया। अब ये ड्यू के अंदर पहला टास्क क्या, हमें इमेज परफॉर्म करना है। तो पहले इमेज टैग बनाना पड़ेगा।
सबसे पहले आपको इमेज टैग क्रिएट करना, तो इसके बाद ये ड्यू तो बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, लेट्स क्रिएट इमेज। तो वेरिएबल इमेज टैग, और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट क्रिएट करना है मुझे यहाँ पे, और एलिमेंट कौन सा क्रिएट करेंगे, img टैग। पहले प्रिंट करके देखते हैं img। अब देखते हैं स्क्रीन पे क्या इमेज बना है आपका कंसोल में। यस, इमेज टैग भी रेडी है। अब ये इमेज में सोर्स नहीं है। अब आप कोई एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ही एक स्पेशल फंक्शन मेथड है डोम स्ट्रक्चर में। इसको थोड़ा एनहांस करेंगे तो ज्यादा समझेगा। तो आपको जाना होगा और एक प्रोटोटाइप के अंदर, और ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एलिमेंट प्रोटोटाइप में सेट एट्रीब्यूट नाम का स्पेशल डोम का अदर मेथड। डोम सिलेक्टर मेथड नहीं, डोम नोड मैनिपुलेशंस मेथड में आता है, दैट इज सेट एट्रीब्यूट। तो इमेज टैग जो है यहाँ पे स्क्रीन पे, इफ यू सी इमेज टैग, इट्स एन एम्प्टी इमेज टैग, डजंट हैव एनी एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज टैग। ओके, ये इमेज टैग में एट्रीब्यूट सेट करो। एट्रीब्यूट का नाम है सोर्स, और जो इमेज है वो आपका ये की हो गया, जिसमें हमारे पास इमेज का पाथ है। इमेज का पाथ कौन सा है, प्रोडक्ट 1 से 6 पाथ है, ठीक है। सो ऑन द स्पॉट ये इमेज यहाँ पे पास कर दो एंड सी द बिहेवियर। ये देखो इमेज का सोर्स रेडी हो गया। और बूटस्ट्रैप का एक इमेज को क्लास भी असाइन कर दो। तो क्लास अप्लाई करना है तो अभी हमने कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज किया है, डोम प्रॉपर्टी क्लास नहीं। लेकिन अगर वो भी नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेट एट्रीब्यूट भी लिख सकते हो क्लास, और क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे img fluid float for bootstrap। अब देखो ये इमेज टैग है, इसमें क्लास भी हो गया और आपका सोर्स भी रेडी हो गया। अब ये इमेज टैग को आपको ये डिवीजन टैग में अपेंड करोगे तो ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे आपका वैल्यूज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आफ्टर दिस यहाँ पे लिखते हैं कि ड्यू टैग के अंदर क्या करोगे, अपेंड। तो ड्यू भी ऑब्जेक्ट है और आपका इमेज भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को अपेंड करते हैं। एंड नाउ वी कैन सी द बिहेवियर ऑन स्क्रीन। ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका इमेजेस रेडी है, ठीक है। तो मैं कॉल एक्सेल 3 के बदले आई विल यूज कॉल एक्सेल 4, बेटर ऑप्शन रहेगा, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन। अब सेम मुझे H2 टैग बनाना है प्राइसिंग दिखाने के लिए। तो सबसे पहले H2 टैग डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। तो जैसे हमने डिवीजन टैग में इमेज को अपेंड कर दिया, इसका काम हो गया आपका। इन द सेम वे लेट्स क्रिएट और H2 टैग फॉर प्राइसिंग। सो वेरिएबल H2 टैग that is equal to, again DOM node manipulations का फंक्शनैलिटी हो गया, that is create element। और ये एलिमेंट में आप सबसे पहले टैग क्रिएट करोगे H2, और H2 टैग एम्प्टी टैग एज एन ऑब्जेक्ट जनरेट होने वाला है आपके स्ट्रक्चर। अब ये कमेंट कर देते हैं, इसका काम हो गया। ड्यू को रहने देते हैं, हमें चाहिए ड्यू। ओके, लेट्स गो टू कंसोल। डू वी हैव H2 टैग? अभी इसके इनर HTML में प्राइसिंग पास करेंगे क्योंकि एम्प्टी टैग है। सो इन H2 टैग within its inner HTML let's pass pricing। तो मैं बैकटिक्स यूज करता हूँ क्योंकि प्राइस के साथ मुझे डिस्काउंटेड प्राइस भी निकालना हो आगे जाके, तो बैकटिक्स यूज करते हैं। और डिलीट टैग यूज करता हूँ मैं। तो प्राइस को कट करके दिखाना है, इसके लिए HTML का स्पेशल टैग है डिलीट, और डॉलर कर्ली ब्रैकेट इंटरपोलेशन में आप अभी यहाँ से जो डिस्ट्रक्ट करके डेटा लिया है इसका नाम है प्राइस। और ये H2 टैग को भी ड्यू में जाके अपेंड कर दो। तो जैसे हमने इमेज टैग को अपेंड किया वैसे आप यहाँ पे एग्जैक्टली बिलो H2 टैग को भी जाके अपेंड कर दो। सो नाउ यू हैव प्राइसिंग। ये डिस्काउंट लास्ट में करता हूँ मैं। इसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल शो करेंगे, तो एक पैराग्राफ टैग बनाना होगा। नेक्स्ट, सो लेट्स क्रिएट पैराग्राफ टैग फॉर प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल शो करेंगे। सो वेरिएबल पैराग्राफ टैग इक्वल टू, तो सिमिलर वे से ही आपको पैराग्राफ टैग क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके, और पैराग्राफ टैग के इनर HTML में आपको जो पास करना है दैट इज आपका पैराग्राफ का टाइटल, बराबर। पैराग्राफ के लिए टाइटल पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे टाइटल। एंड यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल हम लोग यहाँ पे अच्छा डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा का टास्क करने की जरूरत नहीं। सो पैराग्राफ टैग के इनर HTML में टाइटल पास करें, और अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्यू में अपेंड करेंगे। सो विद इन डिविजन लेट्स हैव पैराग्राफ। ओके, सो लेट्स सी, ये पैराग्राफ टाइटल डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, परफेक्ट। अब बटन बचे हैं ऐड टू कार्ट करने के लिए, ठीक है।
सो लेट्स क्रिएट कौन सा वाला टैग होगा हमारा, बटन, वो भी देना है तो दे सकते हैं, आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड, चलेगा। अब हमारा मेन टास्क है डिस्काउंट। अभी देखो डिस्काउंट जो होता है वो तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज 60% डिस्काउंट। लेकिन मुझे जो शो करना है वो है 7000 का 60% जो माइनस होके आएगा, बराबर है। तो 7000 का 60% होता है 4200, तो 7000 माइनस 4200 है वो, और डिस्काउंट हम लोग एक अलग फंक्शन में कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट आई एम प्लानिंग हियर, लेट्स हैव अ सेपरेट फंक्शन हियर, ओके। सो आई विल से दिस इज डिस्काउंट फंक्शन, और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा जिसमें हम लोग कहेंगे उसको रेस्ट पैरामीटर सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन डिस्काउंट कैलकुलेशन, एक फंक्शन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये फंक्शन जो है कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा, पहले तो फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं वो टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन कॉल। अब ये फंक्शन हमें प्राइस के बाजू में देखना है, तो जहाँ पे हमारा प्राइस प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर मैं डिस्काउंट वाला प्रोसेस कर लेता हूँ। सो वेरिएबल आंसर ऑफ डिस्काउंट विच इज इक्वल टू दिस, हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन लूप में कॉल हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो देखते हैं फंक्शन कॉल हुआ क्या, यस। अब ये फंक्शन में आप क्या पास करोगे, आपके डिस्ट्रक्ट यहाँ से एक प्राइस पास करोगे और दूसरा डिस्काउंट पास करोगे। तो यहाँ से दो चीजें पास कर देते हैं, एक प्राइस और दूसरा डिस्काउंट। तो आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किया है ये फंक्शन के अंदर, तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट आप दो अलग अलग वेरिएबल्स में यहाँ पे ले सकते हो। तो पहला वेरिएबल ए लिख देते हैं और दूसरा वेरिएबल बी लिख देते हैं। देखते हैं कॉल होता है क्या, ए कॉमा बी, लेट्स सी द बिहेवियर, यस कॉल हो गया आपका। बट मुझे ये दो अलग अलग वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे क्लब करके एक सिंगल वेरिएबल में लेके आना है, ऐसे मेरा नीड है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये सेम फंक्शन को हम लोग थोड़ा अलग वे से लिखें। तो फंक्शन डिस्काउंट कैलकुलेशन, और यहाँ पे एक सिंपल एक वेरिएबल बना लेंगे, और वो वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं रिकॉर्ड वेरिएबल। अब देखते हैं रिकॉर्ड में क्या है। अब रिकॉर्ड में आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किया है यहाँ पे। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है प्राइस है, तो प्राइस चला जाएगा आपका रिकॉर्ड में, पर डिस्काउंट के लिए कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो आपको सिर्फ प्राइस ही दिखेगा यहाँ पे। देखो डिस्काउंट नहीं आ रहा है, तो मुझे दोनों को क्लब करना है। तो क्लब करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज, सिंस ये फंक्शन के राउंड ब्रैकेट में डेफिनेशन में यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास किया है, और वो भी ट्रिपल डॉट कैरेक्टर के साथ। तो इसका रोल क्या है, रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, जो रेस्ट पैरामीटर है वो आपके जितने भी वैल्यूज है उसको क्लब करके एक एरे बना देता है। तो अगर आपने ऐसे कुछ वैल्यूज पास किया है, प्राइस, डिस्काउंट, लेट्स से सम कैरेक्टर, और अगर आप इसको एक्सेस कर रहे हो इन दिस वे, तो ये जनरली रिकॉर्ड क्या जनरेट करके देगा, एरे, जिसमें इंडेक्स नंबर 0 पे 1000 मिलेगा, इंडेक्स नंबर 1 पे 20, और बाद में आपको ये वैल्यू ऐसे मिलते रहेगा। नाउ सी रिकॉर्ड में क्या मिला, कलेक्शन मिल गया आपको। तो इसको कहते हैं पैरामीटर एक ही वेरिएबल में होल्ड करना विद इन योर फंक्शन डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट पैरामीटर। ये कंपलसरी नहीं है, बट ये रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए। अब रेस्ट पैरामीटर में एरे में दो डेटा है, 0 नंबर, इंडेक्स नंबर 0 पे प्राइस है और 1 पे क्या है, डिस्काउंट है। तो हम लोग चाहे तो दोनों को इंडिविजुअली कॉल करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे कॉल करेंगे, रिकॉर्ड, उसका इंडेक्स नंबर क्या प्रिंट करेंगे, 0, और इंडेक्स नंबर 1, ठीक है, आगे डेटा है। बट हमें ये इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, रिकॉर्ड के इंडेक्स नंबर 0 पे जो प्राइस है उसको एक अलग वेरिएबल में देना, और इंडेक्स नंबर 1 पे जो डिस्काउंट है उसको एक अलग वेरिएबल में कैप्चर करना है। अब आप यहाँ पे जैसे आपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट किया था ये केस में, बराबर है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट करके कीज में पास किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एरे को भी क्या करेंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग और एक कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, दैट इज एरे डिस्ट्रक्शंस। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, एनी वेरिएबल, पहला पैरामीटर प्राइस आने वाला है, तो मैं पहला पैरामीटर लिख देता हूँ प्राइस ऐसा। दूसरा पैरामीटर डिस्काउंट आने वाला है, तो दिस इज माय सेकंड पैरामीटर, सेकंड वेरिएबल। और आपको जो डिस्ट्रक्ट करना है वो है आपका रेस्ट पैरामीटर को डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो इसमें एरे डिस्ट्रक्शंस का भी कॉन्सेप्ट आपका सेट है। अब आप देखोगे तो आपके पास प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पे सेट हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके परफॉर्म कर सकते हो। तो प्राइस है, प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करोगे, बराबर है, कैलकुलेट करोगे और रिटर्न कर दोगे डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग को रिटर्न करना होगा फंक्शन के अंदर से, तो हम लोग कौन सा कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, रिटर्न। रिटर्न करने से क्या होता है, ये फंक्शन के अंदर
रिटर्न करोगे तो रिटर्न फंक्शन का लास्ट लाइन होगा, मतलब वहां पे फंक्शन होल्ड हो जाएगा। तो मैंने रिटर्न, अगर आप यहाँ पे रिटर्न करते हो, लेट्स से 0.1, तो ये रिटर्न वाला वैल्यू कहाँ पे स्टोर होता है? रिटर्न वाला जो वैल्यू है ये आपका स्टोर होगा जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया रहेगा। देखो कहाँ पे स्टोर होगा आपका, यहाँ पे आंसर ऑफ डिस्काउंट में स्टोर होगा। तो अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे डॉलर आंसर ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट, ये देखो ये कॉल हो गया, बट उसको डिलीट टैग के बाहर पास करना पड़ेगा, ठीक है, डिलीट टैग के अंदर नहीं चाहिए। सो डॉलर कर्ली ब्रैकेट और तो ये 0.1 आ गया, बट हमें 0.1 नहीं दिखाना है, हमें वहां पे डिस्काउंटेड प्राइस दिखाना है। तो इसको आप कैसे परफॉर्म करोगे ये केस में? तो इसका मैच कर लेंगे कि जो भी प्राइस है उसमें से प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट के साथ और डिवाइड बाय क्या कर दोगे? अब इसमें डेसिमल वैल्यूज भी आ सकते हैं, पता नहीं है, लेट्स सी। ये देखो आई थिंक बराबर से आंसर तो आ रहा है। अगर डेसिमल वैल्यूज आता है ड्यू टू एनी रीजन, अगर कुछ अलग डिस्काउंट है 12, 13, तो आप बेटर है कि उसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए। तो मैथ लाइब्रेरी में आप यहाँ पे राउंड ऑफ फंक्शनलिटी क्या करोगे यूज कर। तो अगर थोड़ा और डिस्काउंट है तो वो आप यहाँ पे क्या करोगे? मैनेज कर लोगे यहाँ लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ और डिस्काउंट है तो वो परफॉर्म, एंड नाउ यू हैव योर फाइनल प्रोडक्ट विद ऑल दिस ऑपरेशंस। तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ये वाले एग्जांपल्स में कवर अप किए। तो कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर अप हुए? जैसे एग्जांपल हमने फॉर ईच लूप हमने कवर अप कर लिया, तो आप फॉर ऑफ लूप और फॉर ईच लूप दोनों से आप अपने वैल्यूज इटरेबल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदर मेथड में हमने सेट एट्रीब्यूट कॉल कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास रेस्ट पैरामीटर आज हमने कवर अप कर लिया, बराबर है। फिर स्प्रेड ऑपरेटर भी हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया, दोनों हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है, ये बराबर है। एरेज, कस्टम ऑब्जेक्ट और सेट, ये सब आपका ये एग्जांपल में कवर अप हो गया। कॉल बैक भी वी हैव फॉर ईच में ले लिया हमने, ठीक है। पैरेलल का डिफरेंस तो ऑलरेडी कवर अप किया हुआ था लास्ट एग्जांपल के अंदर, ठीक है। और हमने फंक्शन में फर्स्ट क्लास फंक्शन का एक डेफिनेशन कवर अप कर लिया कि अगर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो ये वाला टॉपिक आपका क्या हो गया? कवर अप हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारा यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा डोम सीएसएस करवा देता हूँ मैं। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ये प्रोडक्ट 1 को अच्छा सा डिजाइन करना है, सीएसएस का प्रॉपर्टी देना है। तो अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे वी नीड टू बी इन जावास्क्रिप्ट फाइल, पैराग्राफ टैग जो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें थोड़ा डोम सीएसएस ले लेते हैं। तो डोम सीएसएस में आपका इनलाइन सीएसएस अप्लाई होता है। अब आप देखोगे पैराग्राफ टैग के अंदर इफ यू डू इंस्पेक्ट एलिमेंट लेट्स हैव इनलाइन सीएसएस। अब आप यहाँ पे देखोगे पैराग्राफ टैग के अंदर कोई सीएसएस नहीं है, हमें क्लास नहीं देना, हमें सीएसएस लिखना है मैन्युअली। तो पैराग्राफ टैग, और इसमें सबसे पहले तो पैराग्राफ टैग को प्रिंट कर लोगे तो और अच्छा है। तो सीएसएस कैसे लिखा जाता है? विल सी इन कंसोल पार्ट। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ टैग। इसको अगर आप ओपन करोगे तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आपके पास ये सीएसएस के लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा लिखेंगे पैराग्राफ टैग डॉट प्रॉपर्टी, सीएसएस का डोम प्रॉपर्टी है स्टाइल, और मुझे जस्ट थोड़ा सा फॉन्ट साइज देना है। तो देखो फॉन्ट जनरली सीएसएस में ऐसा लिखा जाता है, बट अगर आप डोम स्ट्रक्चर्स में सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करो तो ऐसा लिखा जाएगा। सो थोड़ा सा सीएसएस क्या करते हैं? इंप्रूव कर देते हैं, और साथ में पैडिंग भी दे देते हैं टॉप बॉटम से, ठीक है। सो पैडिंग टॉप बॉटम से 7 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 6। सो थोड़ा सा फॉन्ट साइज आपका इंप्रूव होगा, और आप चाहे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हो कि सीएसएस अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो डोम सीएसएस का प्रॉपर्टी भी हमारा यहाँ पे सेट हो। अब सिर्फ बटन चाहिए, अगर आपको ऐड टू कार्ट तो बटन बनाना पड़ेगा, वो भी एक चीज कवर अप कर लेते हैं। तो बटन के लिए भी एक पैराग्राफ बनाते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो एक पहले पैराग्राफ बनाते हैं फॉर बटन, और वो पैराग्राफ के अंदर बटन को क्या करेंगे? सेट करेंगे। सो वेरिएबल पैराग्राफ टैग 1 विच इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, क्या लिखेंगे? क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट बनाएंगे पैराग्राफ। फिर ये पैराग्राफ को हमें एग्जैक्टली इसके नीचे, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखोगे यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ के बाद एक और एक पैराग्राफ ऐड होना चाहिए। सो आपका जो डिवीजन है, डिवीजन टैग, इसके अंदर अपेंड कर देते हैं यहाँ पे। लेट्स अपेंड
और अपेंड कर देंगे यहाँ पे हमारा जो न्यू पैराग्राफ क्रिएट किया है। ओके, अब देखते हैं स्क्रीन पे, ये देखो एक एम्प्टी पैराग्राफ क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर बटन क्रिएट करके पास करना है। सो नेक्स्ट टास्क है बटन बनाते हैं। सो वेरिएबल बटन टैग, सो डॉक्यूमेंट, अगेन डोम स्ट्रक्चर्स का मेथड क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम होगा आपका बटन, ठीक है। और जो बटन है उसको भी हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ टैग 1 में जाके पास कर देना है। तो पैराग्राफ टैग 1 डॉट अपेंड एंड लेट्स सेव बटन टैग, और देखते हैं पैराग्राफ के अंदर बटन आ गया। आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ गया यहाँ पे, बट बटन में कंटेंट नहीं है। अब आप इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हो, बट और एक आई थिंक प्रॉपर्टी है, मैं देख लेता हूँ प्रॉपर्टी का नाम क्या है। एक टेक्स्ट कंटेंट करके प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से भी आप डेटा सेट कर सकते हो। तो बटन जो है इसके अंदर हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट कंटेंट। तो आप इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट और ये फॉर्म एलिमेंट के लिए आप ये प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, दैट इज टेक्स्ट कंटेंट। और मुझे यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा लिखना है ऐड टू कार्ट। देखते हैं इसका रिजल्ट, ऐड टू कार्ट, यस स्क्रीन पे आ गया। और उसको बूटस्ट्रैप का क्लास नेम अप्लाई कर देते हैं। सो जो बटन टैग है सीएसएस का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली क्या यूज करोगे, क्लास नेम, और बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस है वो यहाँ पे पास कर देते हैं। तो बटन एंड बटन, ओके। सो आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ है, रेडी टू गो हो चुका है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे रुपीस का सिंबल भी दे सकते हो। तो रुपी का सिंबल के लिए हमें रुपी का यहाँ पे कैरेक्टर कोड सर्च करना होगा। तो आई थिंक यही हमारा कैरेक्टर कोड है। तो कैसे लिखना है वो पहले पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे लिखते हैं, रुपी के सिंबल के लिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, एम्परसेंड हैश और बाद में अपना कैरेक्टर कोड। ओके, सो रुपी का सिंबल में यहाँ पे देख लेते हैं उसका नंबर क्या है, वो चेक कर लेते हैं, दैट इज 8377 है, बराबर। तो जहाँ पे हमने प्राइस डिस्प्ले किया है यहाँ पे 8377 पास कर देते हैं बस। सो विल बी हैविंग रुपी सिंबल, ठीक है। सो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो आपके कैटेगरीज, ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स ने कलेक्शन, एरेस, ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया, डिस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी से डेटा डिस्प्ले किया है। यहाँ पे हमने ये टॉपिक कवर अप कर लिया। So all over we have covered many topics in this examples. Now we are left with majorly कि जब आप मेंस पे क्लिक करो तो मेंस का प्रोडक्ट्स फिल्टर होके आना चाहिए, और दूसरा ये जो डेटा है वो फ्यूचर में आपको कहाँ से आना चाहिए, एपीआई से आना चाहिए, जहाँ पे हम लोग फेच एपीआई या असिंक अवेट का कॉन्सेप्ट यूज करें, ठीक है। So ये हो गया हमारा मेजर थिंग्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद फ्यू मोर टॉपिक्स जो नेक्स्ट सेशन में कवर